चैनल डिजिटल लॉ क्लासेस। मैं डॉक्टर राघवेश पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट जीएसडी पीजी कॉलेज बालोद। आज मैं आप लोगों को कांसलेशन पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। इसके पिछले लेक्चर में मैंने कांसलेशन के पार्ट फर्स्ट में 61 से 70 तक के सेक्शंस के बारे में बताया था। बाकी के सेक्शंस को 71 से लेकर 76 तक के जो महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं तथा डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन को इस सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे। आइए देखते हैं सेक्शन 71 क्या कहता है। कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज विद कॉन्सिलिएटर। सेक्शन 71 पक्षकारों पर यह ड्यूटी डालता है कि वह सुलहकर्ता के साथ एक सहयोगात्मक रवैया अपना करके रखेंगे, क्योंकि किसी भी विवाद को सुलह के माध्यम से, कॉन्सिलिएशन के माध्यम से निपटाने के लिए पक्षकारों का सहयोगात्मक रवैया होना बहुत ही आवश्यक है। यह सेक्शन पक्षकारों पर दो प्रकार के कर्तव्य डालता है, एक तो जनरल ड्यूटी और दूसरा स्पेशल ड्यूटी। सामान्य ड्यूटी की बात यह है कि पक्षकारों को कोई भी कार्य गुड फेथ में करना चाहिए। जो सहयोग भी करना है गुड फेथ में, सद्भावना में करना है। अगर सद्भावना पूर्वक कार्य नहीं करेंगे तो एक सुलह के द्वारा विवाद को निपटाने में बहुत ही परेशानी होगी। दूसरा जो है स्पेशल ड्यूटी, विशेष कर्तव्य। विशेष कर्तव्य यह है कि जो भी लिखित सामग्री हो उनके पास, उनको वो सौंपे। जो भी साक्ष्य हो, एविडेंस हो उनके पास, वो उनको सौंपे। और प्रेजेंस इन मीटिंग, अगर कोई भी बैठक होती है और उसमें सुलहकर्ता के द्वारा उनको बुलाया जाता है तो उस बैठक में उपस्थित होने का उनका कर्तव्य है। तो जो भी लिखित सामग्री है, जो भी साक्ष्य है, उनको सौंपने का सुलहकर्ता को उनका कर्तव्य है तथा बैठकों में जब बुलाया जाए तो उन बैठक में शामिल होना, उपस्थित होने का भी उनका कर्तव्य है। तो इस प्रकार से सहयोगात्मक रवैया अपना करके और वह सुलह को के माध्यम से विवाद को निपटा सकते हैं। 72 सेक्शन ये कहता है सजेशन बाय पार्टीज फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। पक्षकारों के द्वारा विवाद को निपटाने के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं और वह सुझाव पक्षकार स्व प्रेरणा से या सुलहकर्ता के आमंत्रण पर, दोनों स्थितियों में दे सकते हैं। पक्षकार चाहें तो अपने सेल्फ मोटिवेशन से, स्व प्रेरणा से, अगर उनको कोई भी ऐसा बिंदु लगता है जिस पर सुलह हो सकता है तो उसको सुझाव के रूप में सुलहकर्ता को दे सकते हैं। या जब कभी उनसे सुझाव मांगा जाए तो मांगने पर भी उनके द्वारा सजेशंस जो है दिए जा सकते हैं। अगर उनके पास यदि कोई सजेशन है जिस पर सुलह के चांस हैं तो सजेशन जो है पक्षकारों के द्वारा दिए जा सकते हैं। सेक्शन 73 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 73 सेटलमेंट ऑफ एग्रीमेंट के बारे में बात करता है। सेटलमेंट एग्रीमेंट, निपटारा करार। आपने देखा है कि आर्बिट्रेशन में जो मध्यस्थन का निर्णय होता है उसको हम पंचाट कहते हैं, अवार्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सुलह में किसी प्रकार का निर्णय नहीं होता है, केवल एक सुलह होता है और जिस पर दोनों पक्षकार सहमत होते हैं। इसलिए 73 में उस सुलह के बिंदुओं को लेकर के एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसको हम निपटारा करार कहते हैं। निपटारा करार कैसे, प्रोसीजर क्या है उसका? प्रोसीजर फॉर ड्राइंग अप ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट। निपटारा करार बनाने की प्रक्रिया क्या है? उन बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं पर पक्षकार सहमत होते हैं, एक सुलहकर्ता जो है सबसे पहले निपटारा करार तैयार करता है। तैयार करने के बाद वह उस निपटारा करार को पक्षकारों को अवलोकन करने के लिए देता है और अवलोकन करने के पश्चात पक्षकार पुनः उसको सुलहकर्ता को सौंप देते हैं और सुलहकर्ता पुनः दोबारा उस पर निपटारा करार जो है तैयार करता है जिस पर दोनों पक्षकार का हस्ताक्षर होता है और दोनों पक्षकार के हस्ताक्षर को सुलहकर्ता के द्वारा अभी प्रमाणित किया जाता है। तब जाकर के वह निपटारा करार जो है तैयार हो जाता है। फाइनल एंड बाइंडिंग। एक बार जब कोई निपटारा करार तैयार हो जाता है तो वह अंतिम होता है
और वह पक्षकारों पर तथा उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर वह बाध्यकारी होता है। तो निपटारा एग्रीमेंट, सेटलमेंट एग्रीमेंट इज ए फाइनल एंड बाइंडिंग अमॉन्ग द पार्टीज। पक्षकारों के ऊपर वह बाध्यकारी होता है और उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर भी वह बाध्यकारी होता है। सेट असाइड, प्रश्न यह है कि क्या हम निपटारा करार को सेट असाइड करा सकते हैं, पास करा सकते हैं, जैसे कि एक हम अवार्ड को करा सकते हैं सेक्शन 34 के अंतर्गत। तो सेक्शन 74 ये कहता है कि निपटारा करार की वही प्राय स्थिति है जो अवार्ड की है। तो इसलिए जैसे हम सेक्शन 34 के अंतर्गत अवार्ड को सेट असाइड करा सकते हैं, वैसे ही हम निपटारा करार को भी करा सकते हैं। वैसे अधिनियम में इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन सेक्शन 61 में ही 3-4 बातों का उल्लेख है, जिन 3-4 बातों पर आधारों पर हम किसी भी निपटारा करार को सेट असाइड करा सकते हैं। जैसे पहला है पार्ट 3 लागू नहीं होता। सेक्शन 61 कहता है कि यह सुलह उन्हीं विषयों पर जो है किया जा सकता है जिस पर पार्ट 3 लागू होता है, अर्थात जिन विषयों पर सुलह के लिए किसी अन्य विधि में प्रावधान है उन पर पार्ट 3 लागू नहीं होता, और अगर ऐसे विषय पर सुलह किया गया है तो उनको जो है सेट असाइड कराया जा सकता है। उस निपटारा करार सुलह के योग्य नहीं था। दूसरा है सुलह के योग्य नहीं था, अगर वह विषय ही सुलह के योग्य नहीं था तो उस विषय पर अगर सुलह किया गया है, निपटारा करार तैयार किया गया है, तो उसको भी सेट असाइड कराया जा सकता है। पहले में सुलह के योग्य तो था, लेकिन उसमें किसी अन्य विधि में प्रावधान था, तो यहाँ नहीं हो सकता। दूसरे में वह विषय ही सुलह के योग्य नहीं था। तीसरा, विधिक संबंध से उत्पन्न विवाद। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सुलह के लिए आवश्यक है कि जो विवाद है वो विधिक संबंध से, लीगल रिलेशन से उत्पन्न हुआ हो, और अगर वह विवाद विधिक संबंध से उत्पन्न नहीं हुआ है तो इस आधार पर उस निपटारा करार को हम पास करा सकते हैं। चौथा, लोक नीति के विरुद्ध हो। अगर वह निपटारा करार अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, लोक नीति के विरुद्ध है, तो भी उसको हम क्या करा सकते हैं, सेट असाइड करा सकते हैं। 74 ये कहता है स्टेटस एंड इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट। क्या स्टेटस होगा, क्या इफेक्ट होगा सेटलमेंट एग्रीमेंट का, निपटारा करार का। तो ये कहता है कि जो आर्बिट्रेशन में अवार्ड का जो प्राय स्थिति है, जो स्टेटस है, वही स्टेटस जो है निपटारा करार का भी है। तो अवार्ड को हम क्या मानते हैं, डिग्री के समान मानते हैं, डिग्री के तुल्य मानते हैं, और उसका इन्फोर्समेंट उसी प्रकार कराया जा सकता है जैसे एक डिग्री की होती है। तो ठीक उसी प्रकार सेटलमेंट एग्रीमेंट भी एक डिग्री की भांति है, डिग्री के तुल्य है, और इसका इन्फोर्समेंट भी, प्रवर्तन भी हम उसी प्रकार करा सकते हैं जैसे एक डिग्री को कराते हैं, और उसमें सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो लागू होंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता, सेक्शन 75 में ये बताया गया है कि सुलहकर्ता और पक्षकार निपटारा करार के समाप्त होने के बाद भी गोपनीयता बनाए रखेंगे। जो भी बातें सुलहकर्ता को पता चली है, जो भी बातें पक्षकारों को पता चली है, उनको वह गोपनीय बनाए रखेंगे, उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उन बातों को छोड़कर जो बातें निपटारा करार को इन्फोर्समेंट के लिए, प्रवर्तन करने के लिए आवश्यक है, अन्यथा किसी भी बात को गोपनीय नहीं किया जाएगा, उनको कॉन्फिडेंशियल बना करके रखा जाएगा। सेक्शन 76 टर्मिनेशन ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग। सुलह की जो प्रक्रिया है वो कब समाप्त हो जाती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76, जैसे ही निपटारा करार तैयार हो जाता है, पक्षकारों का हस्ताक्षर हो जाता है, और उस पर पक्षकार उस पर जो है सुलहकर्ता अपना साइन कर देता है, जिससे उनके हस्ताक्षर प्रमाणित हो जाता है,
तो निपटारा करार बनने के बाद, अंतिम होने के बाद कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग समाप्त हो जाती है। उसके पहले भी जब कभी सुलहकर्ता चाहे तो लिखित में जो है नोटिस दे करके और सुलह की प्रोसीडिंग को समाप्त कर सकता है कि आगे बढ़ाना आवश्यक उचित नहीं है। कोई भी पक्षकार लिखित में जो है नोटिस दे करके वह सुलह की प्रोसीडिंग को समाप्त कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, या दोनों पक्षकार भी लिखित में नोटिस दे करके इसको समाप्त कर सकते हैं। अर्थात सुलह की प्रोसीडिंग जो है सुलह की जो प्रोसीडिंग है वह निपटारा करार अंतिम होने के बाद, तैयार होने के बाद, या कभी भी सुलहकर्ता के द्वारा या पक्षकारों के द्वारा जो है नोटिस दे करके, लिखित नोटिस दे करके समाप्त की जा सकती है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन। सुलह और मध्यस्थतम के बीच क्या, मध्यस्थ के बीच क्या अंतर है। सबसे पहला पार्ट को लेकर के आपको मालूम है कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 में 3 भाग हैं। पहला भाग जो है आर्बिट्रेशन से संबंधित है, सेकेंड भाग इंटरनेशनल अवार्ड से संबंधित है, और थर्ड पार्ट कॉन्सिलिएशन से संबंधित है। तो फर्स्ट पार्ट जो है आर्बिट्रेशन है और थर्ड पार्ट क्या है, कॉन्सिलिएशन से संबंधित है। दूसरा जो है मीनिंग को लेकर के है। आर्बिट्रेशन में एक मध्यस्थ होता है और वह मध्यस्थ जो है निर्णय देता है जिसके द्वारा विवाद का निपटारा होता है। लेकिन सुलह में एक निष्पक्ष व्यक्ति सुलह करता होता है और वह पक्षकारों की सहमति से सुलह कराता है। अर्थात यहाँ पर निर्णय के द्वारा निपटारा होता है और यहाँ पर पक्षकारों की सहमति से जिन बिंदुओं पर वो सहमत होते हैं सुलह के माध्यम से सुलहकर्ता के द्वारा निपटारा कराया जाता है। इन्फोर्समेंट, मध्यस्थम अपने निर्णय को इन्फोर्स करा सकता है, लागू करा सकता है, लेकिन सुलहकर्ता अपने किसी भी आदेश को लागू नहीं करा सकता है। वहाँ पर जो होता है दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से सुलह कराया जाता है और निपटारा करार तैयार किया जाता है। वहाँ पर कोई आदेश और निर्णय की बात नहीं होती है। चौथा जो है प्रायर एग्रीमेंट। मध्यस्थम के लिए मध्यस्थम करार का होना आवश्यक है, यानी सबसे पहले करार पूर्व में एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में मध्यस्थम का प्रावधान होता है। तो मध्यस्थम के लिए प्रायर एग्रीमेंट का होना आवश्यक है, लेकिन सुलह में किसी प्रकार से प्रायर एग्रीमेंट के होना आवश्यक नहीं है। अवेलेबल फॉर, उपलब्धता। मध्यस्थम एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट और फ्यूचर डिस्प्यूट, वर्तमान में जो डिस्प्यूट है उस पर भी हो सकता है और जो फ्यूचर डिस्प्यूट है, भविष्य में होने वाला है, उसके लिए भी एग्रीमेंट किया जा सकता है। लेकिन सुलह जो है केवल एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट का हो सकता है, फ्यूचर का नहीं हो सकता है। छठवां पॉइंट जो है कि इसमें निर्णय दिया जाता है। मध्यस्थम निर्णय देता है, जो भी दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं उनको देखने के बाद मध्यस्थम के द्वारा निर्णय दिया जाता है, लेकिन सुलह में कोई निर्णय नहीं दिया जाता है। दोनों पक्षकार के सहमति के आधार पर निपटारा करार तैयार किया जाता है और अगर दोनों पक्षकार सहमत नहीं हैं तो निपटारा करार तैयार नहीं होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ट्रांसलेशन पार्ट 2 में निपटारा करार कैसे तैयार होता है और मध्यस्थ और सुलह में आर्बिट्रेशन और ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।